पर अभी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। और डॉक्टर साहब, ये तो कमल हर जगह खिलता दिख रहा है, बस पंजाब छूट गया, ऐसी उम्मीद थी। नहीं, देखिए उसकी तुलना पंजाब की उत्तर प्रदेश से करना वो एक इट विल नॉट बी ए पैरेलल कंपैरिजन। मैं आपको बताता हूं, भूल जाइए ना, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में इतिहास रच रहे हैं, गोवा मणिपुर में भी सरकार बनाते दिख रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं पंजाब पे भी आऊंगा, लेकिन जैसा आपने कहा, अगर आप उत्तर प्रदेश देखें तो मुझे लगता है कि इस परिणाम से एक ही समय में बहुत सारी धारणाएं जो मिथ थे वो एक्सप्लोड हुए हैं। इट इज ब्रोकन मेनी अ जिंक्स, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में। एक तो कहा जाता था कि साहब, खैर उससे पहले मुझे पूरी विनम्रता के साथ उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद करना है कि उन्होंने न केवल हमें दूसरी बार मौका दिया है काम करने का, बल्कि मोदी जी की कार्यशैली और उनकी इंक्लूसिव विजन को एंडोर्स भी किया है। तो मैं ये कह रहा था कि ये कहा जाता था कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता ही होता है। कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों में ये एक हमारी मानसिकता में बात डाल दी थी कि इट हैज टू बी टेकन इन स्ट्राइड, कि भाई 5 साल कोई भी दल हो, जब सत्ता में रहेगा तो वो तो होगा ही होगा। पहली बार ये प्रमाणित हुआ, और हम ये कहते चले आ रहे थे कि इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रो इनक्यूमेंसी वोट के आधार पर लड़ेगी। दूसरा, मोदी जी ने एक नई कार्य संस्कृति को बड़ी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया है, और ये प्रमाणित कर दिया कि चुनाव न केवल जात पात मजहब वर्ग वोट बैंक के आधार पर लड़ा जाता है, समाज को विभाजित करके लड़ा जाता है, जो शायद एक फ्यूडल लेगेसी का हिस्सा है, बल्कि 21वीं शताब्दी में चुनाव विकास के नाम पर लड़ा जा सकता है। चुनाव असुरक्षित वर्ग को सुरक्षा पहुंचाने के नाम पर लड़ा जा सकता है। चुनाव वंचित वर्ग को सुविधा देने के नाम पर लड़ा जा सकता है। चुनाव सम्मान देने के नाम पर लड़ा जा सकता है। वो उत्तर प्रदेश में देखिए, दूसरे विपक्षियों पर 11 करोड़ एक ही वाक्य कह के बात समाप्त करूंगा। लगभग 11 करोड़ से अधिक शौचालय बने हैं उदाहरण के तौर पर। उसमें अधिकतर लाभार्थी महिलाएं रही, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, किसी भी जात की हैं, और न केवल उनको सुविधा दी गई बल्कि मोदी जी की हिदायत पर उनका नाम इज्जत घर रखा गया। सशक्तिकरण भी हुआ, सम्मान भी मिला, सुविधा भी मिली। और मैंने उस दिन भी कहा था कि बहुत सी संख्या में महिला वोटर जो आज बोल नहीं रहे हैं, वो मतदान के दिन आकर के हमारे पक्ष में वोट डालेंगे, और इसीलिए 272 का आंकड़ा छू रहे हैं। पर आपने जो बाकी राजनीतिक दलों पर आरोप लगाया जी, धर्म जात की वो राजनीति करते हैं, हमने वो सारी सीमाएं वो तोड़ दी। आप 80-20 भी तो करते हैं ना डॉक्टर साहब। प्रधानमंत्री भी बताते हैं मैं पिछड़ी जाति से आता हूं। जब मंत्री आप नए बनाते हैं, कैबिनेट में एक्सपेंशन होता है, उनकी बाकायदा परेड भी करवाते हैं। आपका तरीका थोड़ा अलग है, नैरेटिव आप अच्छा कर देते हैं, राजनीति तो वही है। चलिए, आपने ये तो माना कि नैरेटिव अच्छा करते हैं, लेकिन ये कहकर के मैं आपको एक बात कहूँ, जब कोई अब प्रधानमंत्री कहते हैं पिछड़ी जाति से आता हूँ, ये जितेंद्र सिंह कहता है कि मैं राजपूत बैकग्राउंड से आता हूँ, तो ये तो वास्तविकता है। लेकिन हमने इसको इस्तेमाल समाज को विभाजित करके वोट लेने की खातिर नहीं किया, और ये करने का प्रयास बल्कि समाजवादी पार्टी करती रही, कांग्रेस पार्टी करती रही। कितना हल्ला हुआ, विशेषकर 2 पहले फेजेस में तो भरपूर प्रयास किया कि किसी न किसी तरह से पोलराइजेशन हो। लेकिन ना केवल, मैं तो ये कहूंगा द पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन हैज बीन रिजेक्टेड वंस एंड फॉर ऑल। और ये एक बहुत हेल्दी, एक बड़ा सेहतमंद, एक नई शुरुआत है, और हमें वोट मिला है। हमने सारे समाज को पोलराइज कर दिया। हमें तो हिंदू ने वोट दिया, मुस्लिम ने दिया, हर जात ने दिया। जितेंद्र सिंह जी, उस स्टूडियो से अनुराधा बोल रही हूँ। डिवीजन नहीं की जी, जितेंद्र सिंह जी, स्टूडियो से अनुराधा बोल रही हूँ। आपसे मेरा एक सवाल है, आप चूंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी मंत्री हैं, तो एक सडनली अक्टूबर में एक प्रधानमंत्री जी का नेशन को एक एड्रेस आया, और उसमें उन्होंने कहा कि हम कृषि कानून को विड्रॉ कर रहे हैं। जिस तरीके के रिजल्ट्स देख रहे हैं आपको लगता है क्या कि कृषि कानून विड्रॉ करना आपके लिए एक बहुत बड़ा एसेट साबित हुआ? नहीं, मुझे लगता है कि साथ ही साथ, आपने अच्छा कि ये प्रश्न किया, साथ ही साथ ये भी प्रमाणित हुआ कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी, साफ गोही और साफ नीति की राजनीति कर रही, मैनिपुलेशन की राजनीति नहीं कर रही। ये लगा कि किसान हित में थे, कानून लाया गया, लेकिन जब लगा कि जिनके हित में थे वही शायद उससे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो उनकी
उनके राय का सम्मान करते हुए मोदी जी ने एक दूसरा विकल्प भी सामने लाया। दूसरी तो एक और ये एक ऐसा दल है जी। एक ऐसा दल है जो पूरी विनम्रता के साथ, समर्पण के साथ समाज की सेवा में लगन है। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं रहता, इसमें किसी प्रकार की कोई मैनिपुलेशन का विषय नहीं रहता। और इसीलिए भारत के किसी भी हिस्से में आप जाए, जैसे मणिपुर का आपने जिक्र किया तो पूर्वोत्तर है, गोवा में जाए तो पश्चिम में है, तो नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट तक प्रत्येक भारतवासी को ये विश्वास है कि यदि मोदी जी ने कोई निर्णय लिया है तो कहीं ना कहीं उसके हित में है, उसमें किसी प्रकार की मैनिपुलेशन या नीति का खलल नहीं है या नियत का खलल नहीं है। एक और सवाल आपसे ये बनता है कि देखा गया कि ये जो गिव अवे वाला मॉडल है, जिसे लाभार्थी मॉडल कह दें, जिसे आप डायरेक्ट टू द बेनिफिशियरी का मॉडल कह दें, तो ये बढ़ता चला जा रहा है, ये बढ़ता चला जा रहा है। पहले कभी साल के 6,000 मिलते थे, अब महीने के 6,000 मिल रहे। तो ये एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं कि गिव अवे के मॉडल पे लोगों की आशाएं बढ़ती चली जा रही कि फ्री का पानी, फ्री की बिजली, फ्री का आपके डायरेक्ट बेनिफिशियरी होने के कारण आपके अकाउंट में इतना कुछ पैसा। लेकिन ये आखिर कब तक, कहां तक जाएगा? एक सीजन मंत्री होने के नाते ये सवाल है कि ये मॉडल को आप लोग किस तरीके से देखते हैं? क्या यही मॉडल देश में चलेगा? अनुराधा जी, आपने ठीक कहा और आपकी बात से मैं बात जोड़ दूं कि लाभार्थियों को साथ साथ सशक्तिकरण भी किया और उनको सम्मान भी दिया। लाभार्थी को, अब जैसे मान लीजिए महिलाओं के लिए शौचालय बने तो सम्मान भी उनका बहाल हुआ और उस प्रकार से उनका सशक्तिकरण भी हुआ, अपने अंदर उनका मनोबल बढ़ा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा। और मुझे लगता है कि ये वो मॉडल है जो किसी जात पात पर आधार नहीं है, अगर ये मॉडल ही मान लिया जाए। इसमें हिंदू, मुसलमान, हर जात के लोग शामिल हैं और यही एक सेहतमंद राजनीति में इसी प्रकार की कार्यशैली और इसी प्रकार का उसकी कीमत तो चुकानी पड़ जाती है ना हमें। जन कल्याणकारी नीतियों की एक एस्पिरेशनल समाज है। जितेंद्र सिंह, जैसा आपने कहा कि बढ़ता जा रहा है, वो इसलिए कि एस्पिरेशनल लेवल भारतवासियों का बढ़ता जा रहा है। मोदी जी के आने के बाद मोदी जी ने जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का हमें एक कॉन्सेप्ट दिया, तो एस्पिरेशन को जगाना, उसको प्रोत्साहित करना और उसको एड्रेस करना, ये काम भी मोदी जी के ही नेतृत्व में। आपने लगातार प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश में देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा तो बहुत दिनों से आप बुलंद कर रहे थे, पर जो ये नतीजे आए हैं, 272 का आंकड़ा, रिपीट परफॉर्मेंस, 37 साल बाद कोई सरकार रिपीट कर रही है खुद को उत्तर प्रदेश में, तो मोदी है तो मुमकिन है के साथ साथ क्या योगी है तो यकीन है भी काम करता दिखा? मुझे लगता है कि मोदी जी ने एक, जैसे मैंने कहा कि एक नई राजनीतिक संस्कृति, एक नई कार्यशैली का प्रारंभ किया है देश भर में और लोगों ने उसको स्वीकार किया है और पहली बार उन्हें एक नया अध्याय जुड़ रहा है भारत के राजनीतिक इतिहास में। और आने वाले समय के लिए मुझे लगता है यही सीख रहेगी तमाम राजनीतिक दलों से कि जात पात और वोट बैंक का नाम लेकर के इलेक्शनें नहीं लड़ी जाती, वो जमाना जाता रहा। और 21वीं शताब्दी का न्यू इंडिया मोदी जी का, तो उत्तर प्रदेश में योगी है तो यकीन है भी चला। आवाज जी, मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी है तो यकीन है भी चला। नीचे ही देखिए, पहले क्या होता था, MOI मतलब मुस्लिम यादव, अब तो मोदी योगी है। लेकिन ये सारी नीतियां, सारे कार्यक्रम, सारी योजनाएं मोदी जी की ही हैं। उसको धरती पर उतारने का काम भाजपा सरकार ने किया, जिसका प्रदेश में नेतृत्व योगी जी कर रहे थे। नहीं, मैं ये सवाल ऐसे ही नहीं पूछ रहा था डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, बहुत चर्चा है बीजेपी के हलकों में भी, RSS में भी, कि मोदी के बाद योगी। अभी प्रधानमंत्री तंदुरुस्त हैं, जवान हैं, ऐसा है नहीं, और आगे की राह के लिए देखिए 2022 ने 2024 की क्या राह आसान कर दी। और दरअसल एक सक्सेशन प्लान भी अब तैयार हो गई है कि मोदी के बाद योगी। नहीं, मैं समझ गया, आपने ठीक कहा। आप ये सवाल ऐसे ही नहीं पूछ रहे थे और मैं भी समझ गया कि आप ऐसे ही नहीं पूछ रहे थे, इसलिए मैंने वैसा जवाब दिया। लेकिन अगर आप स्पष्ट उत्तर चाहें तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप सक्सेशन की ओर बात कर रहे हैं तो
10 की सीरीज में नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक मोदी जी ही हैं। 2014 में भी मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने चुनाव लड़ा, 2019 का भी मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा गया, 2022 के ये राज्यों के चुनाव भी मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा गया, और 2024 का के बारे में तो मैं पूछ ही नहीं रहा। 2024 के बाद की बात कर रहा हूं। ये प्रश्न कहीं जिक्र में आ रहा है। नहीं, 2024 के बाद की बात कर रहा हूं दरअसल में। जी, 2024 के बाद की बात कर रहा हूं। 2024 के बाद भी एक बात बताएं जितेंद्र सिंह के जी, नेतृत्व में ये चुनाव लड़े जाएंगे। जितेंद्र सिंह जी, आपको क्या लगता है कि योगी जी की कौन सी बात, जैसे कोई उनको बुलडोजर बाबा कह रहा था, कोई उनको कुछ कह रहा, ऐसी कौन सी बात जो है जो कि उत्तर प्रदेश के जनता को भाई, क्यों उनको लगा? क्योंकि लोगों का एक, इसे तो आप मानेंगे कि ऑपोजिशन या सपा को भी अच्छा खासा वोट प्रतिशत मिला है। ऐसा नहीं है कि ऑपोजिशन नहीं है, जीत रहे हैं बीजेपी और योगी जी, लेकिन ऑपोजिशन को भी अच्छा खासा वोट मिला है। तो उसमें आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा एज था जो कि योगी जी को उसने वो एज दिया और योगी वहां पहुंचे? देखिए, कुल मिलाकर के जो मोदी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं और जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे देशव्यापी, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे थे। और योगी जी की सरकार बनने के बाद उनका धरती पे उतरने का काम हुआ, और चूंकि अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही केंद्र के साथ थी, मोदी सरकार के साथ सीधी सीधी सी, उसका परिणाम आपने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर में रातों रात परिवर्तन आया। विशेषकर महिलाओं में, युवतियों में। वो प्रमाणित ढंग से कहते हैं कि साहब नौकरी की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि हम अकेले चल फिर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा, आपने स्वयं कहा कुछ क्षण पहले कि जहां तक जो वंचित वर्ग थे उनको लाभ पहुंचा, लेकिन लाभ के साथ साथ उनका सशक्तिकरण और उनका सम्मान देने का भी कार्य हुआ। तो सुरक्षा और सम्मान, ये दो बड़े फैक्टर्स रहे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और एक और कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता बीजेपी के, देश के आईएनबी मिनिस्टर रह चुके हैं प्रकाश जावड़ेकर भी हमारे साथ